अगली सुबह गांव के चौपाल में फिर से पंचायत बैठ चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जीप के पास खड़ा था। राहुल की आंखें लाल थीं। पूरी रात अपने भाई के इंतजार में जागने की वजह से उसका चेहरा मुरझा गया था। हमने तो कल ही कहा था सरपंच जी, अगर वो बेगुनाह होता तो अब तक खुद चलकर पुलिस के सामने आ जाता। अब तक तो पता नहीं कितनी दूर भाग चुका होगा। बिल्कुल सही। पैसा इंसान का ईमान खा जाता है। किसने सोचा था कि जिस किशोर पर पूरा गांव भरोसा करता था वही भगवान के घर में चोरी करेगा। राहुल सिर झुकाए सबकी बातें सुन रहा था। तभी उसकी नजर चौपाल की ओर आती कच्ची सड़क पर पड़ी। धूल से लथपथ, पसीने में भीगा किशोर तेज कदमों से उनकी तरफ चला आ रहा था। उसे देखते ही राहुल की बुझी हुई आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। भैया, भैया आप आ गए। क्या हुआ छोटे, तू ठीक तो है ना? किसी ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? दोपहर फोन पर तेरी घबराई हुई आवाज सुनकर मेरा मन बिल्कुल नहीं माना। जिस काम के लिए गया था उसे भी अधूरा छोड़कर पहली बस से वापस लौट आया। मुझे डर था कि कहीं तेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। अरे वाह, लौट भी आया। लगता है पहले चोरी का पैसा कहीं छिपा कर आया है, अब खुद को बेगुनाह साबित करने चला है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। मेरे भैया आ गए हैं। कम से कम एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। वो खुद बताएंगे कि आखिर सच क्या है। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। किशोर वापस आ गया है तो सच और झूठ का फैसला भी आज इसी चौपाल में होगा। सरपंच के इशारे पर भीड़ थोड़ा पीछे हट गई। अगले ही पल किशोर को पंचायत के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया गया। किशोर, इस गांव ने तुझे हमेशा एक ईमानदार और नेक इंसान माना, लेकिन आज तेरी वजह से पूरे गांव का भरोसा टूट गया है। मैं आज भरी पंचायत में तुझ पर मंदिर के दान पात्र से 2 लाख रुपए चुराने का आरोप लगाता हूँ। क्या? चोरी? सरपंच जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और चोरी, वो भी भगवान के घर में? हाँ किशोर, चोरी। और पुलिस हवा में बातें नहीं करती, सबूतों पर बात करती है। ताला टूटा नहीं था, चाबी से खोला गया। उस ताले की डुप्लीकेट चाबी तूने बनाई थी। तुझे ठीक 2 लाख रुपयों की जरूरत थी और चोरी वाली रात तू गांव से गायब हो गया। इन सब सबूतों की वजह से सबसे बड़ा शक तुझ पर ही जाता है। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर किशोर एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में पूरी दुनिया उसके खिलाफ कैसे खड़ी हो गई। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब। मैं मानता हूँ कि मैंने चाबी बनाई थी, मैं मानता हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने गरीबी देखी है, कई रातें भूखा सोया हूँ, लेकिन आज तक किसी का हक नहीं छीना। भगवान के घर में चोरी करना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो फिर तू रात के अंधेरे में भाग क्यों गया था? अगर तू इतना ही सच्चा था तो सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया? चोर की दाढ़ी में तिनका, और तू हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा है। हाँ, ये झूठा है। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। इसे पुलिस के हवाले करो। चारों तरफ से उठती गालियों और तानों के बीच किशोर अकेला खड़ा था। उसने राहुल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। मैं भागा नहीं था गांव वालों, मैं शहर गया था अपने भाई राहुल की डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम करने। तो तूने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? यहाँ तक कि राहुल को भी बिना बताए आधी रात को चला गया। आखिर ऐसा कौन सा काम था जो तुझे चोरी छिपे करना पड़ा? क्योंकि अगर मैं राहुल को बता देता कि मैं वो पैसे कैसे ला रहा हूँ तो वो मुझे कभी जाने नहीं देता सरपंच जी। वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता, अपने सपने तोड़ देता, पर मुझे उस रास्ते पर कभी नहीं जाने देता। मुझे उसे बिना बताए जाना पड़ा क्योंकि मेरी मंजिल बहुत कठिन थी। मैं सिर्फ अपने भाई के भविष्य के लिए गया था। अच्छी कहानी गढ़ लेते हो तुम, लेकिन मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब दो। अगर तुमने चोरी नहीं की तो कल फोन पर तुमने राहुल से क्यों कहा था कि 2 लाख रुपयों का इंतजाम हो गया है? एक गरीब ताले वाले के पास रातों रात 2 लाख रुपए कहां से आए? बताओ, वो पैसे किसने दिए तुम्हें? इंस्पेक्टर का ये सवाल सुनकर किशोर एकदम चुप हो गया।
उसने अपनी नजरें जमीन पर झुका ली। वो जानता था कि अगर उसने भरी पंचायत में बता दिया तो राहुल कभी वो पैसे स्वीकार नहीं करेगा और उसका डॉक्टर बनने का सपना वहीं टूट जाएगा। चुप क्यों हो गया किशोर? बता, कहां से आए वो 2 लाख रुपए? इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर किशोर खामोश खड़ा रहा। उसकी इस चुप्पी ने वहां खड़े हर इंसान के मन का शक और गहरा कर दिया। तभी भीड़ को चीरता हुआ राहुल नम आंखों के साथ अपने भाई के सामने आकर खड़ा हो गया। भैया, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप जानते हैं ना कि कल रात से मैं किस आग में जल रहा हूँ। छोटे, रो मत, मेरी तरफ देख। तू तो जानता है ना अपने भाई को। इसी बात का तो मुझे घमंड था कि मेरे भैया दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हैं। लेकिन आज ये पूरी दुनिया आप पर उंगली उठा रही है और आप खामोश खड़े हैं। इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे हैं ना कि पैसे कहाँ से आए, तो बता दीजिए ना भैया। इनका मुंह बंद कर दीजिए। चीख चीख कर कह दीजिए कि आपने चोरी नहीं की है। राहुल, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं अभी वो सच नहीं बता सकता। तू बस मुझ पर थोड़ा भरोसा रख। कैसा भरोसा भैया? कैसा सच? जो सच आप अपने इस छोटे भाई को नहीं बता सकते, वो सच है भी या कोई फरेब? क्या सच में आपने मेरे उस एक सपने के लिए अपना ईमान बेच दिया? क्या मेरे डॉक्टर बनने की कीमत आपके ज़मीर से ज्यादा हो गई थी भैया? राहुल के मुंह से ये बातें सुनकर किशोर का दिल टूट गया। पहली बार उसका अपना छोटा भाई भी उसकी चुप्पी देखकर उलझन में पड़ गया था और गांव वालों ने उसी खामोशी को किशोर का जुर्म मान लिया। बहुत हो गया किशोर, तुम बार बार कहते हो कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दे रहे। ऊपर से 2 लाख रुपयों के बारे में भी कुछ नहीं बता रहे। ऐसे में कानून के पास तुम्हें हिरासत में लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हथकड़ी पहनाओ उसे, थाने ले जाकर पूछताछ करेंगे तो अपने आप इसकी जुबान खुल जाएगी और वो 2 लाख रुपए भी उगल देगा। वक्त बुरा है इंस्पेक्टर साहब, मेरा ईमान नहीं। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मेरे सच को नहीं। सच देर से सही एक दिन जरूर सामने आएगा और उस दिन आप सबको अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। भैया नहीं साहब, मेरे भैया को मत ले जाइए। भैया प्लीज कुछ बोलिए। सिपाही हथकड़ी लेकर किशोर की तरफ बढ़े। गांव वालों की आंखों में नफरत थी। किशोर ने बिना कोई विरोध किए शांति से अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। जैसे ही एक सिपाही उसके हाथों में हथकड़ी पहनाने वाला था, तभी पंचायत के बाहर कच्ची सड़क पर एक गाड़ी तेजी से आकर रुकी। गाड़ी के ब्रेक लगने की जोरदार आवाज से सबका ध्यान उस तरफ चला गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से पैंट शर्ट पहने, हाथ में लेदर का बैग लिए एक व्यक्ति जल्दी जल्दी बाहर निकला। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, एक बेगुनाह आदमी को गिरफ्तार मत कीजिए। मेरा नाम विकास है। मैं शहर की शर्मा इंडस्ट्रीज का मैनेजर हूं। हमारे मालिक ने मुझे खास तौर पर किशोर जी को सम्मान के साथ लेने के लिए गांव भेजा था। आज सुबह से ही इन्हें हमारी फैक्ट्री में अपना काम शुरू करना था। फैक्ट्री में काम? पर ये तो गांव में ताले बनाने का काम करता है। वो इनका अतीत था सरपंच जी, लेकिन यहां आकर पता चला कि आप लोग तो इन्हें मंदिर का चोर समझकर हथकड़ियां पहना रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, किसी भी बेगुनाह को हथकड़ी पहनाने से पहले और उसे मुजरिम ठहराने से पहले जरा ये कंपनी के कागजात देख लीजिए। मैनेजर विकास ने अपने बैग से कुछ पक्के कागजात और एक एडवांस पेमेंट की रसीद निकाली और सीधे इंस्पेक्टर के हाथों में थमा दी। ये कागज इस बात का सबूत हैं कि कल रात किशोर जी शहर में हमारे सेठ के साथ थे, गांव में नहीं। इंस्पेक्टर ने कागज खोले और ध्यान से पढ़ने लगा। पूरे गांव में सन्नाटा था। अब सबकी नजरें सिर्फ इंस्पेक्टर के चेहरे पर टिकी थी कि आखिर उन कागजों में ऐसा क्या लिखा है जो किशोर को इस चोरी के इल्जाम से बचा सकता है। ये क्या है? इसमें तो लिखा है कि किशोर ने अगले 5 साल के लिए शर्मा इंडस्ट्रीज में बिना किसी पगार के काम करने का एग्रीमेंट किया है। यानी
एक बंधुआ मजदूर की तरह? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप लोग जिसे चोर समझ रहे हैं, उसने अपने छोटे भाई के सपनों की खातिर खुद को हमारे सेठ के पास एक तरह से बेच दिया है। कल रात ये हमारे मालिक के सामने हाथ जोड़कर अपने भाई की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए एडवांस मांग रहा था। कह रहा था कि बदले में अगले 5 साल तक बिना पगार दिन रात मेहनत करेगा। इसकी ये कुर्बानी देखकर ही सेठ जी ने रातों रात ये एग्रीमेंट बनवाया और इसे 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए। ये सच्चाई जैसे ही पूरे गांव वालों के कानों में पड़ी, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो भीड़ कुछ पल पहले किशोर को गालियां दे रही थी, वो अब शर्म से आंखें चुराने लगी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितना अंधा हो गया था। मैंने उसी भाई पर शक किया जिसने मेरे सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं ऐसा डॉक्टर नहीं बनना चाहता जिसके लिए आपको बंधुआ मजदूर बनना पड़े। भैया प्लीज ये एग्रीमेंट फाड़ दीजिए। पागल हो गया है क्या तू? तू ही तो मेरा गुरूर है छोटे। मेरे लिए मेरी आजादी से ज्यादा कीमती तेरा डॉक्टर बनने का सपना है। अगर तेरे लिए इतना भी नहीं कर पाता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मुझे माफ कर देना किशोर, मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने तुम पर शक किया। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप सब, किशोर बेगुनाह साबित हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर में चोरी नहीं हुई। 2 लाख रुपए दान पात्र से गायब हुए हैं और असली चोर अभी भी इसी गांव में आजाद घूम रहा है। पंचायत से सीधा पुलिस का काफिला गांव के उस पुराने मंदिर में पहुंचता है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ सीधा दान पात्र के पास जाता है। वो टूटे हुए ताले और दान पात्र की कुंडी को बहुत बारीकी से देखने लगता है। अजीब बात है, इस ताले पर जबरदस्ती खोलने का कोई निशान नहीं है। इसे बहुत आराम से खोला गया है। पंडित जी जरा यहां आइए। जी इंस्पेक्टर साहब। कल शाम किशोर ने आपके सामने जो डुप्लीकेट चाबी बनाई थी, वो चाबी चोरी वाली रात कहां थी? किसके पास थी? वो डुप्लीकेट चाबी तो मेरे पास ही थी साहब। मैंने उसे मंदिर के अंदर अपने कमरे की अलमारी में हिफाजत से रख दिया था। वो चाबी अभी भी मेरी अलमारी में सुरक्षित रखी है साहब, किसी ने उसे छुआ तक नहीं। अगर डुप्लीकेट चाबी आपके पास सुरक्षित थी और ताले को तोड़ा भी नहीं गया, तो इसका सीधा सा मतलब है पंडित जी कि दान पात्र को डुप्लीकेट चाबी से नहीं बल्कि उसकी असली चाबी से खोला गया है। चोर ने वो नई डुप्लीकेट चाबी इस्तेमाल ही नहीं की। असली चाबी का नाम सुनते ही पंडित जी के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच और गांव वाले भी हैरान रह गए। मुझे सच सच बताइए पंडित जी, वो ताले की असली चाबी कहाँ है? कल जब किशोर नई चाबी बनाने आया था, तब तो आप सब कह रहे थे कि असली चाबी गुम हो गई है। हाँ साहब, असली चाबी कुछ दिन पहले अचानक कहीं गुम हो गई थी। मैंने मंदिर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। गुम हुई थी या किसी ने चुराई थी? भगवान के खजाने की चाबी ऐसे हवा में तो नहीं उड़ सकती। जरा सोच कर बताइए, आखिरी बार वो असली चाबी किसके पास थी? साहब, पिछले हफ्ते मंदिर के गर्भगृह में रंग रोगन और मरम्मत का काम चल रहा था। मंदिर में मजदूरों की भीड़ थी, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से मैंने दान पात्र की चाबियों का वो असली गुच्छा सरपंच जी को दे दिया था। मैंने खुद अपने हाथों से वो चाबी सरपंच जी के घर पर सुरक्षित रखवाई थी। पंडित जी की बात सुनते ही पूरे मंदिर प्रांगण में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जो शक की सुई कुछ देर पहले किशोर की तरफ थी, वो अब घूमकर गांव के सबसे रसूखदार इंसान यानी सरपंच की तरफ तन गई थी। पंडित, ये तू क्या बकवास कर रहा है? तू सीधा मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पागल हो गया है। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। मेरी अपनी कई बीघा जमीनें हैं। 2 लाख रुपए के लिए मैं भगवान के घर में चोरी करूंगा? ये सोच भी कैसे लिया आपने? अगर आपने चोरी नहीं की है तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन पंडित जी के बयान के बाद मुझे अपना काम करना होगा। पूरी टीम को तैयार करो। हम अभी इसी वक्त सरपंच की हवेली की तलाशी लेंगे। चोर का सुराग अब वहीं से मिलेगा। सरपंच अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी एक न सुनी। पूरा गांव, जो कल तक किशोर को गालियां दे रहा था, अब पुलिस के साथ
सरपंच की हवेली की ओर चल पड़ा। सरपंच की बड़ी सी हवेली में पुलिस ने कोना कोना छानना शुरू कर दिया। हवेली का सारा सामान बिखेर दिया गया। सरपंच, उसकी पत्नी और गोली हवेली के आंगन में डरे हुए खड़े थे। गांव वालों की भारी भीड़ हवेली के दरवाजे से झांक रही थी। किशोर और राहुल भी वहीं खड़े ये सब देख रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आइए, जल्दी आइए। इंस्पेक्टर दौड़कर सरपंच के खास कमरे में पहुंचा। सिपाही ने एक पुरानी और भारी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा खोल रखा था। उसके अंदर बने एक खुफिया खाने से 200 और 500 के नोटों की गड्डियां, सिक्कों का ढेर और एक पुरानी जंग लगी चाबी बरामद हुई। ये है आपकी शराफत का सबूत सरपंच जी। मंदिर के दान पात्र का थैला, पूरे 2 लाख रुपए, और ये रही वो असली चाबी जिसे गुमशुदा बताया गया था। अब बताइए, ये सब आपकी अलमारी के इस खुफिया खाने में कैसे पहुंचा? ये देख पूरे गांव के लोग स्तब्ध रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि गांव का मुखिया ही भगवान का चोर निकलेगा। नहीं नहीं साहब, ये सच नहीं है। ये पैसे मेरे नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये थैला मेरी अलमारी के अंदर किसने रखा। किसी ने मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची है साहब। विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। साजिश? अपनी ही अलमारी में, अपने ही घर के अंदर साजिश? चोर रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब भी यही कहानी सुनाता है सरपंच जी। आपने पूरे गांव को धोखा दिया, एक ईमानदार आदमी को फंसाने की कोशिश की और पुलिस का वक्त बर्बाद किया। साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। मेरी जिंदगी भर की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने मंदिर का पैसा नहीं छुआ है। झूठा मक्कार। सुबह तो बहुत उछल उछल कर किशोर को मुजरिम बता रहा था। आज पता चला कि सबसे बड़ा पापी तो तू खुद है। इंस्पेक्टर जैसे ही सरपंच के हाथों में हथकड़ी डालने के लिए आगे बढ़ा। रुक जाइए साहब, छोड़ दीजिए उन्हें। मेरे बाबूजी बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। गोली दौड़कर अपने पिता के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पूरा शरीर कांप रहा था। अगर तुम्हारे पिता बेगुनाह है तो फिर मंदिर का पैसा उनकी अलमारी में कैसे पहुंचा? कौन लाया उसे वहां? मैंने किया है साहब, ये सब मैंने किया है। मंदिर में चोरी मेरे बाबूजी ने नहीं, मैंने की है। गोली के मुंह से ये कबूलनामा सुनते ही सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव, राहुल और किशोर सन्न रह गए। ये तू क्या कह रहा है गोली? तू पागल हो गया है? मुझे माफ कर दो बाबूजी। हाँ साहब, जब पंडित जी चाबियों का गुच्छा हमारे घर छोड़कर गए थे, तभी मैंने चुपके से दान पात्र की असली चाबी निकाल ली थी। कल रात उसी चाबी से मंदिर का दान पात्र खोला, पैसे एक लाल थैले में भरे और लाकर बाबूजी की अलमारी के खुफिया खाने में छिपा दिए। लेकिन क्यों? तुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर तूने एक बेगुनाह इंसान को फंसाने की इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? क्योंकि मुझे किशोर भैया से नहीं, राहुल से जलन थी। बचपन से बाबूजी हमेशा इसकी तारीफ करते थे। जब पता चला कि किशोर भैया इसके डॉक्टर बनने के लिए 2 लाख रुपए जुटा रहे हैं, तो मेरी जलन और बढ़ गई। मुझे डर था कि अगर राहुल डॉक्टर बन गया तो गांव में हर कोई उसी की इज्जत करेगा। इसलिए मैंने चोरी की और सारा इल्जाम किशोर भैया पर आने दिया, ताकि वो जेल चले जाएं और राहुल का सपना हमेशा के लिए टूट जाए। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। गोली की ये सच्चाई सुनकर पूरा रामनगर गांव सुन्न रह गया। सबको समझ आ गया कि ईर्ष्या की आग इंसान से कितना बड़ा पाप करवा सकती है। ये तूने क्या किया गोली? मेरे ही घर में रहकर मेरे ही संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया। एक गरीब और बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तो भगवान के घर में भी चोरी कर बैठा। गोली, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे बेटा। आज तूने सिर्फ अपने बाबूजी का नहीं, मेरी ममता का भी सिर झुका दिया। तेरी इस एक गलती ने पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। गोली, मैं तो तुझे अपना दोस्त मानता था। मैंने कभी तुझे अपना दुश्मन नहीं समझा। अगर तुझे मुझसे इतनी नफरत थी तो मुझसे लड़ लेता, लेकिन मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी?
यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी राहुल। मेरी जलन ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैं इंसानियत भी भूल गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। गोली, मैं तुझसे कोई नफरत नहीं रखता, लेकिन याद रखना, जलन हमेशा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। मैं तुझे दिल से माफ करता हूं, मगर तेरे किए का फैसला अब कानून करेगा। माफी मांगने से तेरे गुनाह छोटे नहीं हो जाएंगे। तेरी इस जलन की वजह से एक बेगुनाह इंसान जेल जाने वाला था। ले जाओ इसे, अब कानून ही इसे इसके किए की सजा देगा। पुलिस गोली को पकड़कर हवेली से बाहर ले जाने लगी। पूरा गांव, जो कल तक सरपंच और उसके बेटे की इज्जत करता था, आज शर्म और पछतावे से सिर झुकाए खड़ा था। जी कुछ कीजिए, हमारे बेटे को रोक लीजिए। वो हमारा इकलौता बेटा है, उससे गलती हो गई है। उसे पुलिस के साथ मत जाने दीजिए। नहीं, उसे मत रोको। आज अगर मैं एक बाप बनकर उसे बचा लूं, तो कल वो फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद करेगा। मैंने उसे हमेशा सच और ईमानदारी का रास्ता सिखाया था, लेकिन उसने जलन का रास्ता चुना। अब उसके इस गुनाह की सजा ही उसे सही गलत का फर्क सिखाएगी। यही एक बाप होने के नाते मेरा फैसला है। गोली के जाने के बाद सरपंच लड़खड़ाते कदमों से किशोर के पास आया। सरपंच सीधा किशोर के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं सरपंच जी? उठिए, आप गांव के मुखिया हैं, मेरे पिता समान हैं। मुझे उठने मत दे किशोर। आज एक बाप अपने बेटे के पापों के बोझ तले कुचल गया है। मैंने भरी पंचायत में तुझ जैसे ईमानदार इंसान को चोर कहा। जिस इंसान ने अपने भाई के लिए खुद को बेड़ुआ मजदूर बना लिया, उस पर मैंने शक किया। मेरे बेटे ने तेरे भाई का भविष्य छीनने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किशोर, तुम्हारे ऊपर जो 2 लाख रुपए का कर्ज है, वो आज से मेरा हुआ। मैं तुम्हारा पूरा पैसा चुका दूंगा और तुम्हें अब किसी की बेड़ुआ मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं सरपंच जी, मैं कोई खैरात। ये खैरात नहीं है मेरे बच्चे, ये एक बाप का प्रायश्चित है। और हाँ, राहुल के मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई का जितना भी खर्चा होगा, चाहे वो 2 लाख हो या 20 लाख, आज से वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर मेरे बेटे ने राहुल का सपना तोड़ने की साजिश रची है, तो ये बाप उसका वो सपना पूरा करके अपने बेटे के पापों का कर्ज चुकाएगा। यही मेरे बेटे के गुनाह का प्रायश्चित होगा। सरपंच का ये फैसला सुनकर राहुल और किशोर की आंखें भर आईं। गांव वालों ने राहत और सम्मान भरी सांस ली। वक्त अपनी तेज रफ्तार से बीतता गया। कुछ साल बाद रामनगर गांव काफी बदल चुका था। गांव की वो कच्ची सड़कें अब पक्की हो गई थी। किशोर के बालों में भी हल्की सफेदी आ गई थी, लेकिन वो आज भी अपनी उसी छोटी सी दुकान पर ताले चाबी का काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से राहुल बाहर उतरा। राम राम भैया, ताला ठीक करने के कितने पैसे लोगे? अरे छोटे, मेरा भाई आ गया। किशोर अपने छोटे भाई को कसकर गले लगा लेता है। दोनों भाइयों के चेहरों पर सुकून भरी और सच्ची मुस्कान थी। क्या बात है, मेरा भाई तो गाड़ी से आया है। मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आ जा रहा है? मैं बस स्टैंड तक लेने आ जाता। अरे भैया, बस स्टैंड क्यों? अब आपका ये छोटा भाई अपनी खुद की गाड़ी से आया है और आपको सरप्राइज जो देना था। दोनों भाई हंसते हुए बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गांव के सरपंच और उनका बेटा गोली वहां आ जाते हैं। गोली भी अब जेल से वापस आ चुका था। राम राम डॉक्टर साहब, गांव में आपका स्वागत है। अरे सरपंच जी, आप मुझे डॉक्टर साहब मत कहिए। मैं तो गांव का वही आपका पुराना राहुल हूँ। राहुल की नजर सरपंच के पीछे खड़े गोली पर जाती है। और गोली बाबू, क्या हालचाल है तेरे? जेल की हवा खाकर अकल ठिकाने आई या अभी भी गांव में कोई नई खुराफात सोच रहा है? अरे नहीं राहुल भाई, मुझे बख्श दे यार। अब पुरानी बातें भूल जा। जेल की चक्कियों ने और बाबूजी की डांट ने ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि अब मैं गांव का सबसे शरीफ आदमी बन गया हूँ। अच्छा, तो आजकल कर क्या रहा है गांव का सबसे शरीफ आदमी? अब तो बाबूजी के साथ खेत और कारोबार ही संभालता हूँ। सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि शरारत करने का भी वक्त नहीं मिलता। और सच कहूँ, अब समझ आ गया है कि इंसान की असली पहचान
उसकी मेहनत और ईमानदारी से बनती है। सही कह रहा है राहुल। गोली अब सच में बहुत बदल गया है। गांव के हर काम में आगे रहता है। शाम के समय चौपाल पर गांव के कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। राहुल, किशोर, सरपंच और गोली भी वहीं बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा राहुल बेटा, एक बात बता, शहर के उस बड़े अस्पताल में तेरा काम कैसा चल रहा है? सुना है तू बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है वहाँ। काम तो बहुत अच्छा चल रहा था सरपंच जी, लेकिन मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। मैंने फैसला किया है कि अब शहर वापस नहीं जाऊंगा। जल्द ही इसी रामनगर में अपना मेडिकल क्लिनिक खोलूंगा। क्या नौकरी छोड़ दी? तू तो इतने बड़े अस्पताल में था ना छोटे। हाँ भैया, शहर में डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे रामनगर को आज भी एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि अब गांव के किसी भी गरीब इंसान को छोटी सी बीमारी के लिए शहर के चक्कर न लगाने पड़े। मेरा सपना इसी मिट्टी से शुरू हुआ था, इसलिए इसे यहीं पूरा करूंगा। बस भाई, फिर समझ ले, क्लिनिक बनवाने में सबसे पहला आदमी मैं ही रहूंगा। और पंचायत की तरफ से भी जो मदद होगी वो पूरी की जाएगी। मुझे तुझ पर नाज है छोटे। तूने सच में मेरा सपना पूरा कर दिया। राहुल का ये फैसला सुनकर पूरे गांव के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। चौपाल एक बार फिर हंसी और खुशियों से गूंज उठा। एक बड़े भाई के त्याग, ईमानदारी और एक छोटे भाई के सपने ने आखिर अपनी मंजिल पा ली थी। और इसी के साथ एक बड़े भाई के अटूट त्याग और प्यार की ये कहानी यही पूरी होती है।